हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान जीके की क्लास नंबर 22 आज हम पढ़ने वाले हैं। भूगोल की अभी आपके क्लासेज चल रही है। देखिए, इतिहास और कला संस्कृति की क्लासेज अभी आपके बाकी है। टॉपिक जो आज हमारा है वो है राजस्थान में जनजातियाँ व जनजातीय क्षेत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक किताब में आपको ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। चाहे तो आप अपनी किताबें भी देख सकते हो। अगर आपके पास 2-3 किताबें हैं तो उनमें से बाय चांस कोई किताब में ये टॉपिक होगा। हमने ये टॉपिक कवर किया है एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की जो किताब है भूगोल की, प्रमाणिक किताब जो है साथियों, वहाँ से हमने ये टॉपिक कवर किया है, जिसमें राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं और उनका जो क्षेत्र है इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। रीट मुख्य परीक्षा जनवरी 2023 के लिए बेहद उपयोगी। दो नंबर 100% यहाँ से पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों। लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप इसके पहले की जो 21 क्लासें हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर आप देखोगे तो आपको पिछली 21 क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और सभी चीज़ें निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो देखते हैं राजस्थान की जनजातियाँ व जनजातीय क्षेत्र। आज का हमारा ये टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक को इस एक वीडियो में ही हम कवर करने वाले हैं। इस एक वीडियो में ही आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा साथियों। बात करें राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो भील जनजाति है, मीणा जनजाति है, गरासिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, कंजर जनजाति है, डामोर जनजाति है, कथोड़ी जनजाति है और सासी जनजाति है। ये जनजातियां मुख्य रूप से राजस्थान में निवास करती है। तो इन सभी जनजातियों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे साथियों इसी वीडियो में। ठीक है, सारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो देखिएगा, इन जनजातियों का अपना अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग मान्यताएं होती है और अलग अलग रीति रिवाज होती है। इनमें से कुछ जनजातियां कुछ विशेष स्थान पर ही रहती है। जैसे एक चीज़ हमेशा याद रखना, राजस्थान में जो जनजातियां आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर दक्षिण के इलाके में, और जो दक्षिण पूर्व का इलाका है साथियों, जो आपके हाड़ौती का पठार जिसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी इलाका, इस इलाके में ही राजस्थान की अधिकतम जनजातियां यहीं पर निवास करती है। कहाँ कहाँ? एक तो दक्षिण जो इलाका है राजस्थान का, जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर जनजातियां सर्वाधिक देखने को मिलेगी। और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है जिसको हाड़ौती का पठार कहते हैं, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी जिले जिसमें आते हैं, इन जिलों में आपको जनजातियां देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ बिल्कुल आपको इस टॉपिक में क्लियर करना है कि संपूर्ण राजस्थान में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में ही लगभग सभी जनजातियां निवास करती है। हालांकि आपके कुछ जनजातियां अलग भागों में भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर 95% जनजातियां कहाँ मिलेगी? दक्षिणी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखो, जितनी भी यहाँ जनजातियां ना, भील जनजाति, मीणा है, सहरिया है, कंजर है, डामोर है, कतोड़ी है, सांसी है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, जिसमें हम सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भील जनजाति के बारे में। देखिएगा, भील जनजाति का नाम सभी ने सुन रखा होगा। आपने जब हम इतिहास पढ़ी होगी, राजस्थान का इतिहास जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें साथियों महाराणा प्रताप का जिक्र आपने जरूर पढ़ा होगा। और महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी लगभग जानते होंगे, नाम तो सभी ने सुन रखा होगा महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप भील जो जनजाति है, इनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहा था महाराणा प्रताप के जीवन में। इन्होंने जो युद्ध लड़े, पूर्ण रूप से भील जनजाति ने किसका साथ दिया था? महाराणा प्रताप का। देखिएगा, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। एग्जाम के लिए देखो, एक एक फैक्ट से एक एक क्वेश्चन निकलेगा, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनेगा साथियों। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति किसको माना जाता है? भील जनजाति को राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। भील जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पे राजस्थान की जो प्रथम सबसे बड़ी जो जनजाति है वो तो मीणा जनजाति है। ठीक है,
और जो भील जनजाति है ये दूसरी सबसे बड़ी, मीणा जनजाति के बाद में कौन सी जनजाति का नाम आता है? भील जनजाति का साथियों। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी कौन सी है तो सबसे बड़ी मीणा जनजाति है साथियों राजस्थान में। निवास स्थान की बात करें कि राजस्थान में भील जनजाति आपके कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखिएगा ये आपकी जो राजस्थान का मैप है इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर 2 जिले आपके दक्षिण के हैं, फिर उदयपुर दक्षिण का है, भीलवाड़ा, फिर सिरोही, ये जो जिले हैं साथियों मुख्य रूप से राजस्थान में भील जनजाति यहाँ पर निवास करती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही। देखो सारे ही जिले किधर हैं? दक्षिण, राजस्थान के दक्षिणी इलाके में ये जिले स्थित है साथियों। तो यहीं पर भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। हालांकि अब कहोगे कि सर हमारे यहाँ भी भील जनजाति निवास करती है, तो भाई ऐसे तो पूरे राजस्थान में हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से बात करेंगे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में यहाँ पर आपके भील जनजाति निवास करती है। आगे हम बात करें तो भीलों को कर्नल जेम्स टोड का नाम आपने इतिहास में कई बार पढ़ा होगा साथियों। अलग अलग स्थानों की इन्होंने राजस्थान में यात्रा की है, अलग अलग जगह के इन्होंने उपनाम दिए हैं, अलग अलग किलों के कि ये किला इसके जैसा है, ये किला उसके जैसा है, ये जगह इसके जैसी है। उसी प्रकार भील जो जनजाति है इनके लिए भी कर्नल जेम्स टोड ने किसकी संज्ञा दी है, किस शब्द का प्रयोग किया है? वन पुत्र। क्या कहा है भीलों को? वन पुत्र कहा है साथियों। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि भीलों को किसने वन पुत्र की संज्ञा दी? कर्नल जेम्स टोड ने दी। किसने दी साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी है कि भील क्या है? वन के पुत्र, क्योंकि भील जनजाति जो है अधिकतर कहाँ पर पाई जाएगी? वनों में पाई जाएगी साथियों। वनों में निवास स्थान इनका ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। भील जो जनजाति है इसमें भील समाज के लोग महुआ के पेड़ को पवित्र वृक्ष मानते हैं। जब हमने राजस्थान की जो वन संपदा पढ़ी थी, वन संपदा का टॉपिक हमने पढ़ लिया है, तो इसमें हमने महुआ का पेड़ पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि इसके जो फूल होते हैं इन फूलों से शराब बनाई जाती है साथियों। ये वही महुआ का पेड़ है और इस महुआ के पेड़ को भील जनजाति क्या मानती है? पवित्र वृक्ष। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि भील जनजाति किस वृक्ष को पवित्र वृक्ष मानती है, तो महुआ के पेड़ को पवित्र वृक्ष मानती है। या महुआ के पेड़ को कौन सी जनजाति पवित्र मानती है? तो भील जनजाति। भीलों का जो घर होता है साथियों, भीलों का जो घर होता है इसको कू या टापरा कहा जाता है। एक लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या कहा जाता है? भीलों के घरों को कू या टापरा के नाम से जाना जाता है। आप कहते हो ना घर जो होते हैं जैसे घास फूस के जो घर बने होते हैं, घास फूस के जो घर बने होते हैं इनको अपन नॉर्मली क्या कह देते हैं? टापरी भी कह देते हैं कि टापरी बन रही है यार वहां पर। तो टापरी नहीं, टापरा याद रखना है। और कू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कू के नाम से भी इनके घरों को जाना जाता है। तो किसके घरों को कू या टापरा कहते हैं? भीलों के घरों को कू या टापरा कहते हैं, अथवा भीलों के घरों को क्या कहते हैं? कू या टापरा के नाम से इनके घरों को जाना जाता है। भीलों के घरों का जो छोटा समूह होता है, छोटा समूह मतलब बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है भीलों का, तो साथियों उन घरों के छोटे समूह को कहा जाता है फला। क्या कहा जाता है? फला कहा जाता है। इनके जो कुल देवता है भीलों के वो है टोटम जी। कौन है? टोटम जी। तो टोटम जी याद नहीं रखे। देखो बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लेना है, जो मैं पढ़ाता हूँ अन्यथा नहीं लेना है। मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए, तो यूँ मत कहो कि सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, या ये बात दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं अभी कहूँ अगर टोटम जी याद नहीं रहे तो आप शब्द याद रख लो टोटल। क्या याद रख लो? टोटल याद रख लो कि भाई भीलों के जो कुल देवता वो कौन है? टोटल है। टोटल मतलब टोटम जी है साथियों। बिल्कुल आदर पूर्वक सभी जनजातियों का, सभी देवताओं का मैं दिल से सम्मान करता हूं साथियों। आप किसी भी बात को अन्यथा न ले, इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखना है। तो कुल देवता टोटल याद रख लेना है। भीलों के कुल देवता कौन है? टोटल है, मतलब टोटम जी है। भील जनजाति का जो रणघोष है वो है फायरे फायरे। जब इनको किसी पर आक्रमण करना होता है भीलों का, तो ये समूह में कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? फायरे फायरे। फायरे फायरे मतलब अटैक कर दो। फायरे फायरे मतलब आक्रमण कर दो, अटैक कर दो।
भील जनजाति के लोग शरीर पर चित्र बनवाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, गोदना कहा जाता है साथियों। जैसे टैटू कहते हैं ना अपन नॉर्मली भाषा में, टैटू का नाम सभी ने सुन रखा होगा, देख भी रखे होंगे सभी ने टैटू। तो साथियों ये भी अपने शरीर पर चित्र बनवाते हैं भील जनजाति के लोग, जिसको क्या कहा जाता है, गोदना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोदना कहा जाता है। आगे हम बात करें, भीलों की तंग धोती होती है जिसे सिर्फ पुरुष ही पहनते हैं, इसको ढेपाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा। भाई भील जनजाति के जो पुरुष है, पुरुष व्यक्ति जो होते हैं ये एक प्रकार की तंग धोती पहनते हैं। तंग धोती मतलब थोड़ी ऊपर उठी हुई धोती होती है साथियों, जिसको ही ढेपाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा के नाम से जाना जाता है भीलों की तंग धोती को। महिलाएं नहीं पहनती है, सिर्फ कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। भील जनजाति की महिलाएं घुटने तक घाघरा पहनती है जिसे कछाबू कहते हैं। तो देखो घाघरा जो भील जनजाति की महिलाएं पहन रही है उसको तो कछाबू, और जो धोती, जो तंग धोती जो पुरुष पहन रहे हैं उसको ढेपाड़ा। तो ढेपाड़ा क्या है, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती, तो क्या है, ढेपाड़ा। और भील जनजाति की महिलाओं द्वारा घुटने तक जो घाघरा पहना जाता है उसको क्या कहा जाता है, कछाबू कहा जाता है। भील जनजाति की महिलाएं तारा भात की ओढ़नी ओढ़ती है, केरी भात की ओढ़नी ओढ़ती है और ज्वार भात की ओढ़नी ओढ़ती है। देखो भील जनजाति एक प्रकार की आदिवासी जनजाति है साथियों। अब आप कहोगे कि नहीं सर हमारे यहाँ पे भी भील रहते हैं और वो तो हमारे जैसे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो विकसित हो चुके हैं, वो उन चीज़ों से आगे निकल चुके हैं साथियों। भील जनजाति मतलब आदिवासी जनजाति है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी ये कौन पहनती है, तो आदिवासी महिलाएं पहनती है, विकल्प में वो भी सही रहेगा। या भील जनजाति की महिला पहनती है तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि भील जनजाति की महिलाएं मतलब आदिवासी जनजाति की महिलाएं। ये क्या है, तारा भात की ओढ़नी है, ओढ़नी का प्रकार है साथियों, केरी भात की ओढ़नी है, ज्वार भात की ओढ़नी है। तीनों का ही प्रयोग भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इनका जो घाघरा होता है साथियों घुटने तक जो, उसको कछाबू कहते हैं। और ये सिर्फ महिलाएं, और पुरुष क्या पहनते हैं, तंग धोती, जिसको क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, भील जनजाति के पुरुष कमर में एक कपड़ा बांधते हैं जिसे खोइतू कहते हैं। क्या कहते हैं, खोइतू। कमर में जैसे साफी, देखो एक शब्द तो होता है साफा, साफा तो अपन सिर में बांधते हैं, और एक शब्द होता है साफी। साफी कमर में बांधने के लिए प्रयोग में लाई जाती है साथियों। कमर कसने का मतलब कमर किससे कसते हैं, तो साफी से करते हैं, कसते हैं कमर को। तो ये क्या, एक कपड़ा बांधते हैं कमर पर जिसको क्या कहा जाता है, खोइतू। क्या कहा जाता है, खोइतू कहा जाता है साथियों। चिमाता का नाम आता है भील जनजाति में। तो भील पहाड़ी जंगल को काटकर जो खेती करते हैं, पहाड़ी जंगल है साथियों, पहाड़ पर कोई जंगल है, उस जंगल को इन्होंने काट दिया और उस स्थान पर ये क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो उस स्थान को क्या कहा जाएगा, चिमाता कहा जाएगा। और एक शब्द आता है दजिया। भील मैदानी भाग को जलाकर जो खेती करते हैं उसको दजिया कहते हैं। तो दजिया या चिमाता दोनों ही किसके प्रकार है, खेती के प्रकार है। किसके, खेती के। भील या आदिवासी लोगों के द्वारा पहाड़ी जंगल को काटकर यदि खेती कर रहे हैं तो चिमाता। माता जी कहाँ रहती है, जंगल में रहती है, पहाड़ पे रहती है, आपको ये याद रखना है। तो चिमाता की खेती तो पहाड़ी जंगल को काटकर। और दजिया जो है साथियों, ये मैदानी भाग को जलाकर जो खेती करते हैं। मैदानी भाग में मान लीजिए कि भाई घास फूस उग रही है तो उसको जला करके उस स्थान पर ये खेती करते हैं, जिसको कहा जाता है दजिया। साथियों भीलों के गांव का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि भीलों के गांव का जो मुखिया है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको गमेती कहते हैं। गांव का मुखिया गमेती, गांव का मुखिया गमेती कहा जाता है साथियों। जबकि जो भीलों का जो बड़ा गांव होता है या फिर गांव का जो समूह होता है, और उन समूह का या उस बड़े गांव का जो मुखिया होता है उसको पालवी कहा जाता है। तो पालवी तो बड़े गांव का मुखिया या समूह का मुखिया, गांव के समूह का मुखिया या बड़े गांव का मुखिया तो पालवी, और गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। किसके गांव का मुखिया, भीलों के गांव का मुखिया साथियों। जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे पाखरिया कहा जाता है। किसको, घोड़े को नहीं,
उस भील को साथियों, अगर भील के द्वारा, किसी भील समाज के व्यक्ति के द्वारा किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया, उस घोड़े को मारने वाला जो भील व्यक्ति है, उस भील व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? पाखरिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पाखरिया। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई पाखरिया क्या है, तो पाखरिया वह भील है जो किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है। मैदानों में रहने वाले भीलों को वागड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ी कहा जाता है साथियों। वागड़ी क्या है? मैदानों में जो भील रहते हैं उनको ही वागड़ी कहा जाता है। इनमें एक प्रथा है दापा प्रथा। दापा प्रथा क्या होती है? तो इस प्रथा के अनुसार विवाह के समय लड़के के पिता द्वारा, किसके द्वारा? लड़के के पिता द्वारा लड़की के पिता को कन्या का मूल्य चुकाया जाता है। इस मूल्य को ही दापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा प्रथा कहते हैं। किसमें कहते हैं? भील समाज में कहते हैं साथियों। भील जो जनजाति है इसमें एक प्रथा है दापा प्रथा, जिसमें किसी लड़की की शादी लड़के से हो रही है तो लड़के का जो पिता है, किसका पिता? लड़के का पिता, मतलब दुल्हे का पिता। दुल्हे का पिता दुल्हन के पिता को एक राशि देता है विवाह के बदले में कि भाई आप इतने पैसे ले लीजिए और आपकी बेटी का विवाह हमारे बेटे से कर दीजिए। तो वो जो राशि दे रहा है उसी राशि को क्या कहा जाता है? दापा प्रथा कहा जाता है साथियों। और ऐसा किस में होता है? भीलों में होता है। तो दापा प्रथा का संबंध किससे है? भील जनजाति से। क्या है दापा प्रथा? विवाह के समय लड़के के पिता के द्वारा लड़की के पिता को जो मूल्य या जो राशि दी जाती है उसी को दापा प्रथा कहते हैं। देखो नोट डाउन कर लेना, मैं कह रहा हूँ इतनी गारंटीड चीजें निःशुल्क कहीं भी नहीं मिलेगी आपकी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस चीज को नोट डाउन किया करो यार। आप क्या नोट डाउन नहीं करते हो तो मेरे भी मजा नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके चीजों को एकत्रित करके आपके सामने लाता हूँ। देखो भील जो जनजाति है केसरीनाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलती है साथियों। किस पर? केसरीनाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पीते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विवाद हो गया, अब विवाद हो गया तो उनको केसरीनाथ के चढ़ी हुई केसर का पानी पिलाया जाता है और ये माना जाता है कि ये जो भी बोलेगा बिल्कुल सत्य बोलेगा। एक तरह से तुमने भगवान का जो एक तरह से जैसे ये मान लेते हैं कि भाई केसरीनाथ का पानी पी लिया, मतलब ये बिल्कुल 100% सच ही बोलने वाला है, ये झूठ बोल ही नहीं सकता है। तो ऐसी इनमें परंपरा है। भील शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो तीर कमान से लिया जाता है। देखो नॉर्मली अब भी कई जो जगह हैं उन जंगलों में जो भील जनजाति के लोग रहते हैं आज भी तीर कमान का प्रयोग पूर्ण रूप से किया करते हैं साथियों। तो भील शब्द का शाब्दिक अर्थ भी क्या है? तीर कमान ही है। तीर कमान का प्रयोग ये करते हैं आखेट के लिए या शत्रुओं पर वार करने के लिए। क्लियर है? तो ये हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा है। चलिए दूसरी जनजाति जो प्रमुख जनजाति है वो है आपके मीणा जनजाति। तो देखो मीणा जनजाति के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। राजस्थान में मीणा जनजाति आपको लगभग सभी जगह देखने को मिलेगी, लेकिन आप सिर्फ वही चीज याद रखना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले देखेंगे तो मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो मीन या मछली से लिया जाता है। मछली को मीन भी कहा जाता है साथियों। इसका शाब्दिक अर्थ है, देखो मीणा को मीना भी कहते हैं, मीना, ठीक है। मीना या मीणा एक, ये अलग अलग जनजाति नहीं है, ये मीना के दो या मीणा के दो, बात एक ही है साथियों। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। जब हमने भील जनजाति के बारे में ऊपर पढ़ा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि भाई राजस्थान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति तो भील है और पहले नंबर पे कौन सी आती है? मीणा जनजाति आती है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति है। मीणाओं की जो उत्पत्ति है भगवान विष्णु का एक अवतार था साथियों, जिसका नाम है मत्स्य अवतार। तो मत्स्य का मतलब भी मछली से ही लिया जाता है। तो भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार था इससे ही मीणाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। किससे मानी जाती है? भगवान विष्णु का अवतार मत्स्य अवतार जो है इससे ही मीणाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी वजह से तो इनका शाब्दिक अर्थ मीन या मछली से लिया जाता है। इनका जो निवास स्थान है मुख्य रूप से उदयपुर जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, जयपुर जिले में, दौसा जिले में, करौली जिले में और सवाई माधोपुर जिले में साथियों।
ये मुख्य रूप से। अब आपको अन्य जगह भी मीणा जनजाति मिल सकती है, वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से मीणा उदयपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर में निवास करते हैं। साथियों आगे बढ़े तो मीणा जनजाति के भी दो प्रकार हैं, मतलब इसकी भी दो उप जनजातियां हैं, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। वैसे तो आप और भी चीजें पढ़ सकते हो, बाकी यही दो प्रसिद्ध है और एग्जामिनर भी इन दोनों में से ही प्रश्न पूछता है। तो अगर प्रश्न आ गया कि मीणा जनजाति के कितनी उप जनजातियां हैं, तो दो उप जनजातियां हैं मीणाओं की, एक तो जमींदार और एक चौकीदार। देखो जो जमींदार मीणा होते हैं ये तो कृषि और पशुपालन का काम करते हैं, खेती करने का और पशुपालन, पशुओं को पालने का। जबकि जो चौकीदार नाम से ही पता चल रहा है चौकीदारी करना, तो ये जो चौकीदार मीणा होते हैं ये सुरक्षा का कार्य करते हैं, किसका, सिक्योरिटी का या सुरक्षा का कार्य करते हैं। याद रख सकते हो, चौकीदार मतलब सुरक्षा का और जमींदार मतलब खेती और पशु पालने का काम करते हैं। देखो ये तो एक बात है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ओरिजिनलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में जो मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं ये प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे साथियों। आपको बहुत ज़्यादा मीणा जनजाति के जो लोग हैं ये प्रशासनिक सेवाओं में देखने को मिलेंगे। कलेक्टर, IAS, IPS, RAS, बड़े बड़े जो प्रशासनिक सेवाओं में जो पद होते हैं उन पर आपको सबसे ज़्यादा मीणा समाज के लोग ही देखने को मिलेंगे साथियों। तो ये बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है ये जनजाति राजस्थान में। सबसे ज़्यादा संपन्न जनजाति भी राजस्थान की मीणा ही है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो मीणा जनजाति राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति है। ये देखो मैंने अभी आपको बोला ही था कि सबसे संपन्न और सबसे शिक्षित राजस्थान की जनजाति कौन सी है, मीणा जनजाति है। बहुत आगे निकल चुके हैं साथियों मीणा जनजाति के लोग। आगे देखें तो मीणा जनजाति में एक प्रथा चलती है आटा साटा। क्या चलती है साथियों, एक प्रथा चलती है आटा साटा, एक विवाह का प्रचलित प्रकार है। क्या होता है आटा साटा ये भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि दो घर है, इसमें भी एक लड़का है और एक लड़की है, इसमें भी एक लड़का है और एक लड़की है, तो इस लड़की की शादी तो इस लड़के से और इस लड़के की शादी इस लड़की से, मतलब आटा साटा करना इस प्रकार से होता है साथियों। दोनों जीजा साला बन जाते हैं दोनों एक दूसरे के। तो ऐसा मतलब होता है, कई जगह होता है, यूं नहीं कह रहा हूँ कि सभी जगह होता है, बट ये अगर अभी नहीं होता है तो पहले जरूर होता था। तो ऐसा है, आटा साटा प्रथा चलती है, विवाह का एक प्रचलित प्रकार है मीणा जनजाति में। मीणा जनजाति में यदि किसी शादीशुदा महिला के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है तो महिला का जो नया पति होता है वो पुराने पति को एक निश्चित धनराशि देता है, जिसे झगड़ा राशि भी कहते हैं। देखो झगड़ा राशि क्या होती है समझना बात को। जैसे किसी लेडीज की शादी पहले से हो रही है, अब उसने क्या किया, ठीक है, इन दोनों की शादी हो रही है, तो ये जो महिला है, ये जो फीमेल है साथियों, ये नए मेल से मतलब किसी नए पुरुष से शादी कर लेती है। तो ये तो नया पति और ये पुराना पति, तो ये नया पति क्या करेगा, इस पुराने पति को एक निश्चित धनराशि देगा। क्यों, क्योंकि इसने इसकी पत्नी से शादी कर ली, ठीक है। अब शादी की तो भैया जी हर्जाना तो देना पड़ेगा, और उस हर्जाने को, उस राशि को ही क्या कहा जाता है, झगड़ा राशि कहा जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना क्या होता है मीणा जनजाति में, तो देखो मीणा जनजाति में विवाह विच्छेद करने के लिए पुरुष अपने गमछे का एक भाग फाड़कर अपनी पत्नी को देता है, जिसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। तो देखो अगर किसी पुरुष को किसी महिला से संबंध तोड़ना है, जैसे दोनों की शादी हो रही है लेकिन पुरुष क्या कर रहा है, उस महिला से संबंध का विच्छेद कर रहा है, तो वो अपने गमछे का एक भाग फाड़ देगा। क्या कर देगा, गमछे का एक भाग फाड़ देगा और उस भाग को किसको दे देगा, महिला को दे देगा। साथियों इसको ही छेड़ा फाड़ना कहा जाता है और उनका संबंध विच्छेद या विवाह विच्छेद हो जाता है। अब देखो ऐसा होता नहीं है, कानून बन रहा है, लेकिन ये प्रथा थी पहले थी साथियों। ये तो क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है, आपको ये चीजें याद रखनी ही पड़ेगी। छेड़ा फाड़ने का मतलब विवाह विच्छेद करना, जिसमें गमछे का एक भाग फाड़कर उसकी पत्नी को दे देता है, वो मीणा जनजाति में। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे हम बात करते हैं। मीणा जनजाति द्वारा अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कोठियां बनाई जाती है, जिसे ओबरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई फसल बोई, फसल काट ली, फसल से जो अनाज निकला
उसको कहाँ पे लेकर आ गए साथियों, घर पे लेकर आ गए। अब घर पे ऐसे खुला तो रखेंगे नहीं अनाज को, तो ये कोटियां बनाते हैं, ठीक है। उन कोटियों को मीणा जनजाति में क्या कहा जाता है, ओबरी। क्या कहा जाता है, ओबरी कहा जाता है। तो कोठरी ओबरी, मतलब कोठियां को कोठरी याद रख लो, कोठरी को क्या कहते हैं, ओबरी। तो कोठियां को ओबरी कहते हैं, जिसमें ये अपना अनाज सुरक्षित रखते हैं। मीणाओं की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है साथियों, उसको चौरासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौरासी कहा जाता है। मीणा जनजाति की पंचायत का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। भाई पटेल साहब कौन होते हैं, पंचायत का मुखिया। मीणा जनजाति में जो पंचायत भराती है उस पंचायत का जो मुखिया है तो उसको पटेल साहब का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा कि भाई ये कौन है, कि ये पटेल साहब है। पटेल साहब क्यों कहते हैं इनको, कि भाई क्योंकि ये पंचायत के मुखिया हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, पटेल कहेंगे। किसमें, मीणा जनजाति में। मीणा जनजाति के जो देवता है वो बुज देवता है साथियों। कौन से, बुज देवता है मीणा जनजाति के देवता। मीणा जनजाति का प्रयागराज है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, जहां पर त्रिवेणी संगम भी होता है। त्रिवेणी संगम भी होता है रामेश्वर सवाई माधोपुर में। जब हमने नदियों का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि रामेश्वरम जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है, यहाँ 3 नदियों का संगम होता है साथियों, और इसको ही मीणा जनजाति का प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं, मीणा जनजाति का प्रयागराज कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामेश्वर को कहा जाता है, जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो ये विशेष फैक्ट याद रख लेना, प्रश्न पूछ लिया कि मीणा जनजाति का प्रयागराज किसे कहते हैं, रामेश्वर को कहा जाता है। मीणा जनजाति का प्रयागराज कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बात करेंगे मीणा जनजाति के आराध्य देवता की। तो इनके जो आराध्य देव हैं वो है गोमतेश्वर, जिनको भूरिया बाबा भी कहा जाता है। कैसे बाबा, भूरिया बाबा भी इनको कहते हैं, और इनको गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि गोमतेश्वर या भूरिया बाबा कौन है, तो ये मीणा जनजाति के आराध्य देव है। या मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन है, तो गोमतेश्वर या भूरिया बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देव है साथियों। मीणा जनजाति के लोग कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। किनकी, गोमतेश्वर या भूरिया बाबा की। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनके आराध्य देव है। तो याद रखिएगा, आराध्य देव की कभी भी कोई झूठी कसम नहीं खाता है। और मीणा जो जनजाति के लोग हैं इनके आराध्य देव है गोमतेश्वर या भूरिया बाबा, इनकी कसम कभी भी झूठी नहीं खाते हैं। कौन, मीणा जनजाति के लोग। साथियों मीणा जनजाति की 24 खापें हैं, और मीणा जनजाति का मूल निवास कर्नल जेम्स टोड के अनुसार काली खे पर्वतमाला है। कहाँ से है, काली खे पर्वतमाला, जो आपके जो जयपुर के आसपास पड़ती है ये। तो ये भी आपको याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणा जनजाति का जो मूल निवास है वो कहाँ पर है, काली खे पर्वतमाला में साथियों। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो ये हमने 2 जनजातियां पूरी कर ली है। कौन कौन सी, एक तो भील जनजाति और एक मीणा जनजाति साथियों। दोनों को पढ़ लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट जनजातियां। एक भी फैक्ट नहीं छूटना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपके क्वेश्चन कितना ही घुमाया जा सकता है, अगर सारे फैक्ट्स को याद करोगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है आपका। चलिए तीसरी जनजाति के बारे में देख लेते हैं। तीसरी जो जनजाति है वो है आपके कौन सी, गरासिया जनजाति साथियों। देखो गरासिया जनजाति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कहाँ पर पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है। सिरोही वही है ये जहाँ नक्की झील स्थित है, जहाँ माउंट आबू है साथियों। राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो भी कहाँ पर है साथियों, गुरु शिखर जो चोटी है वो भी कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में पड़ती है। तो देखो हमने भील और जनजाति पढ़ी है, तो इसमें स्थान आपके दक्षिण में है, और मीणा जनजाति तो खैर दक्षिण के अलावा पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो गरासिया जनजाति है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गरासिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, सिरोही में। सिरोही में भी कहाँ पर पाई जाती है, भाकर क्षेत्र आबू रोड पर पड़ता है। कहाँ पर, जो माउंट आबू का जो रोड है साथियों, इसमें एक क्षेत्र पड़ता है भाकर क्षेत्र। इसी क्षेत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र में गरासिया जनजाति देखने को मिलेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस जनजाति से संबंधित। याद रखिएगा, भाकर क्षेत्र आबू रोड में आपको गरासिया जनजाति देखने को मिलेगी। और साथियों ये कहाँ पड़ता है, भाकर क्षेत्र आबू रोड,
सिरोही में पड़ता है। तो ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, खाने वाली 5 स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 5 स्टार मतलब 1 स्टार हम जिसको देते हैं, तो 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, उसकी बात कर रहा हूँ। गरासिया जनजाति से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कहाँ पाई जाती है, सिरोही में। सिरोही में कहाँ, भाकर क्षेत्र, आबू रोड के आसपास का जो क्षेत्र है, आपको राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ इसी जगह गरासिया जनजाति देखने को मिलेगी। यह राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन सी है, मीणा जनजाति है, दूसरी कौन सी है, भील जनजाति है, और तीसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की वो कौन सी है साथियों, गरासिया जनजाति है। गरासिया जनजाति को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो भील गरासिया और एक गमेती गरासिया। कौन सा, भील गरासिया और गमेती गरासिया। साथियों दोनों ही ये किसकी उपजातियां हैं, ये गरासिया जनजाति की उपजातियां हैं। देखो गरासिया जनजाति की जो पंचायत होती है इसके मुखिया को सहलोत कहते हैं। क्या कह लेते हैं, सहलोत। तो आपको ये कैसे याद रखना है, सहलोत याद नहीं रखे तो याद रख लेना गहलोत। जो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी है श्रीमान अशोक जी गहलोत। तो भाई गलत नहीं मानना है बिल्कुल भी, मैंने पहले बोल दिया था, याद करवाने के लिए ट्रिक बना सकता हूँ, लेकिन कहीं अन्यथा नहीं ले। अगर आपने अन्यथा ले ली उस चीज को तो फिर मजा नहीं आएगा मेरे यार। तो कैसे याद रखोगे कि भाई जो पंचायत के मुखिया है गरासिया जनजाति के वो अशोक गहलोत जी है। तो गहलोत नहीं सहलोत है, याद रखिएगा भाई, गहलोत से सहलोत आपको याद आ सकता है। गरासिया जनजाति की जो पवित्र झील है वो नक्की झील है। नक्की झील कहाँ पर है, माउंट आबू में स्थित है साथियों, माउंट आबू सिरोही में। अब आपको गरासिया जनजाति भी कहाँ देखने को मिलेगी, सिरोही में ही। तो इनकी जो पवित्र झील है इन्होंने पास में देख ली कि भाई ये देखो पास में झील, तो उसी प्रकार से इन्होंने इसको सबसे पवित्र झील माना है। किस झील को, नक्की झील को, जो देवताओं के द्वारा निर्मित झील है साथियों। ठीक है, तो देवताओं के द्वारा क्या, सॉरी देवताओं के नाखूनों के द्वारा। अगर हम आगे बात करें तो भाकर बाऊजी का मेला लगता है, गरासिया का आदि पुरुष इनको कहा जाता है। देखो जो गरासिया जनजाति है इनमें इनका एक आदि पुरुष है। आदि पुरुष मतलब जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है वो है भाकर बाऊजी। इनका एक मेला भी बढ़ता है साथियों। तो प्रश्न अगर आ गया कि गरासिया जनजाति का आदि पुरुष किसको कहते हैं, तो भाकर बाऊजी को ही गरासिया जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है। साथियों इनमें एक प्रथा भी होती है जिसको कहते हैं दापा प्रथा। क्या कहते हैं, दापा प्रथा। दापा प्रथा क्या होती है, वधु का जो मूल्य वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है उसी को दापा प्रथा कहा जाता है। इनमें जो मृत्यु भोज खिलाया जाता है, मरने के बाद में जो भोज खिलाते हैं वो मृत्यु भोज होता है। तो इस मृत्यु भोज को गरासिया में मेक या कादिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मेक भी कहा जाता है और कादिया भी कहा जाता है साथियों। इनमें जो प्रचलित विवाह है गरासिया जनजाति में वो है प्रेम विवाह। किस किस प्रकार का, मोरबंदिया विवाह भी है, मेलेबो विवाह भी है, खेवना विवाह भी है, पहरावना विवाह भी है। तो देखो नॉर्मली इनमें अपन तो क्या अरेंज मैरिज करते हैं, लेकिन गरासिया जनजाति के लोग प्रेम विवाह, लव मैरिज ज़्यादा करते हैं साथियों। और लव मैरिज के भी इनके अलग अलग प्रकार है, मोरबंदिया, मेलेबो, खेवना, पहरावना, तो ये सभी प्रेम विवाह के प्रकार है। और ये किस में चलते हैं, ये गरासिया जनजाति में चलते हैं। तो विशेष रूप से ये याद रखना है, कहाँ पाई जाएगी, सिरोही में, भाकर क्षेत्र, आबू रोड के आसपास। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील गरासिया और गमेती गरासिया, 2 उपजातियां इनकी। इनके पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, सहलोत। सबसे पवित्र झील कौन सी है, नक्की झील। आदि पुरुष किसको कहा गया है, तो भाकर बाऊजी को आदि पुरुष। दापा क्या है, दापा एक वधु मूल्य है जो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाता है। मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, मेक या कादिया कहते हैं। प्रचलित विवाह कौन सा है, लव मैरिज करते हैं। और ये लव मैरिज के मोर, मेलेबो, खेवना, पहरावना, ये सभी लव मैरिज के प्रकार है साथियों। चलिए चौथी जनजाति की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे नंबर पे जो जनजाति है वो है आपके सहरिया जनजाति। भाई देखो 3 जनजातियां पढ़ ली हमने, कौन कौन सी, भील जनजाति सबसे पहले पढ़ी, फिर मीणा जनजाति दूसरे नंबर पे पढ़ी, फिर गरासिया जनजाति तीसरे नंबर पे पढ़ी। अब चौथे नंबर पे पढ़ेंगे हम सहरिया जनजाति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका जो बनता है वो है राजस्थान की एकमात्र कौन सी जनजाति आदिम जनजाति है, तो आपके राजस्थान की एकमात्र सहरिया जनजाति
आदिम जनजाति है साथियों। आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है किसको? सहरिया जनजाति को। ये क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो आपके जनवरी में एग्जाम होगा उसमें सीधा ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? तो सहरिया जनजाति। भारत सरकार के द्वारा रखा गया है साथियों इसको। कहाँ पर मिलती है सहरिया जनजाति? तो ये सिर्फ आपको 12 जिले में देखने को मिलेगी। जैसे हमने देखा था ना गरासिया जनजाति को, गरासिया जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? एकमात्र सिरोही जिले में देखने को मिलेगी। उसी प्रकार सहरिया जनजाति भी आपको एकमात्र 12 जिले में देखने को मिलेगी। 12 जिले में कहाँ पर? देखो किशनगंज और शहबाद दो तहसीलें हैं साथियों। ये शहबाद तहसील और किशनगंज तहसील, दोनों ही तहसील कहाँ की है? 12 जिले की है। तो इन दोनों तहसीलों में आपको सहरिया जनजाति देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको अन्यत्र कहीं पर भी राजस्थान में सहरिया जनजाति नहीं मिलेगी। तो किशनगंज और शहबाद तहसीलों में जो 12 जिले में पड़ते हैं, तो इन तहसीलों में आपको सहरिया जनजाति देखने को मिल जाएगी और भारत सरकार के द्वारा इनको आदिम जनजाति के समूह में रखा गया है। इनकी जो कुल देवी है सहरिया जनजाति की, वो है कोड़िया माता। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? कोड़िया माता है साथियों। सीताबाड़ी मेला लगता है जो कि केलवाड़ा 12 जिले में लगता है, को सहरियों का कुंभ भी कहते हैं। प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न आया कि सहरिया जनजाति का कुंभ किसको कहते हैं? तो सीताबाड़ी का मेला जो केलवाड़ा में लगता है, केलवाड़ा कहाँ पर है? 12 जिले में साथियों। इसी को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है साथियों। इनका जो साफा होता है इसको खपटा कहते हैं और इनकी जो धोती होती है इसको पंखा कहते हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो धोती पहनते हैं उस धोती को पंखा और जो साफा बांधते हैं उसको खपटा के नाम से जाना जाता है। सहरिया जनजाति के लोग छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी बनाते हैं जिसे हताई बंगला कहते हैं। भाई देखो, है तो झोपड़ी हाथों से बना रहे हैं, कैसी? छतरी नुमा साथियों, गोल गोल होती है, ठीक है, गोल गोल होती है छतरी के आकार जैसी, और इसको हाथों से बना रहे तो हताई, हाथों से बना रहे तो हताई, और इसको क्या कहा जाता है? झोपड़ी को बंगला, हताई बंगला। हाथों से जो झोपड़ी बनाते हैं सहरिया जनजाति के लोग छतरी नुमा, हाथों से बनाते हैं तो हताई और झोपड़ी बनाते हैं तो बंगला। भाई अपनी झोपड़ी ही महल है, अपनी झोपड़ी ही महल है साथियों। ऐसा सहरिया जनजाति के लोग, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, अपनी झोपड़ी क्या है? महल है। तो हाथों से बना रहे झोपड़ी को, इसलिए हताई बंगला उसको कहा जाएगा। इनकी बस्ती को सहराना कहते हैं, इनके गांव को सहरोल कहते हैं और इनके मुखिया को कोतवाल कहते हैं। तो भाई देखो, सरपंच जो होता है ना, ग्राम पंचायत का जो मुखिया, जिसको अपन सरपंच कहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं सहरिया जनजाति के लोग? इनके मुखिया को साथियों सरपंच नहीं कहते हैं बल्कि कोतवाल कहते हैं। इनके गांव को सहरोल कहते हैं और बस्ती को सहराना कहते हैं। देखो, सहराना से सिराना याद रख लेना। सिराना जो अपन तकिया लगाते हैं ना, जिसको गांव में क्या कहते हैं? सिराना कहते हैं। तो सिराना, ये साथियों बस्ती को कहते हैं सहराना और गांव को सहरोल और मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। तो ये 4 जातियां हमने देख ली है। कौन कौन सी? भील जनजाति, मीणा जनजाति, गरासिया जनजाति और सहरिया जनजाति। ये 4 जनजातियां हमने देख ली। गरासिया कहाँ? सिरोही में, आबू रोड पर। सहरिया कहाँ? 12 जिले की जो किशनगंज तहसील है और जो शहबाद तहसील है, इनमें देखने को मिलेगी। तो 4 जनजातियां तो हमने देख ली है। चलिए 5वीं जो जनजाति है उसको पढ़ेंगे साथियों। अब देखिएगा, 5वीं जो जनजाति है वो है आपके कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। कंजर जाति के जो लोग हैं, यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैंने ऊपर उसको लिख दिया साथियों। कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो देखो, हाकम राजा का प्याला कौन पीता है? कंजर जनजाति के लोग पीते हैं। क्यों पीते हैं? ताकि सच बोला जाए। विवाद होने पर, जैसे कंजर जाति में मान लो कोई विवाद हो गया, तो कंजर जाति के लोग उसको क्या करेंगे? हाकम राजा का प्याला पिलाएंगे साथियों, कि भाई हाकम राजा का प्याला पी और फिर बता कि भाई बात क्या है। तो साथियों फिर वो बिल्कुल सच बोलेगा। मतलब हाकम राजा का जो प्याला होता है इसको पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? कंजर जनजाति के लोग। इनका जो मुखिया होता है इसको भी पटेल ही कहा जाता है साथियों। हमने ऊपर देखा था मीणा जनजाति के बारे में।
तो मीणा जनजाति का जो मुखिया होता है उसको भी पटेल कहा जाता है, और कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको भी क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। साथियों, कंजर जनजाति के लोगों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसको कहते हैं चक्री नृत्य। तो ये चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कंजर जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है, अगर प्रश्न गया कि कंजर जनजाति के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है तो आंसर रहेगा चक्री नृत्य किया जाता है। साथियों, इनमें जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करते हैं, मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं। आदमी मर गया लेकिन उसके मुंह में क्या डाली, शराब की बूंदें डाली। साथियों, ऐसा इनमें रीति रिवाज है। किनमें है, कंजर जनजाति में। साथियों, तो अगर प्रश्न आ गया कि किस जनजाति में मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का रीति रिवाज है तो आंसर रहेगा आपके कंजर जनजाति में ऐसा किया जाता है। इसके मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल। और इनमें कौन सा नृत्य प्रचलित है, चक्री नृत्य। कहाँ पाई जाती है साथियों, कंजर। देखो अभी ये तो देखा ही नहीं, ये किसका प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आगे बात करें तो कंजर जनजाति की जो महिलाएं होती है इनके द्वारा कमर पर एक वस्त्र पहना जाता है जो तंग वस्त्र होता है, इसको खुसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, खुसनी। कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा ही पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा नहीं पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा कमर पर, कहाँ पहना जाता है, कमर पर एक तंग वस्त्र। तो इस तंग वस्त्र को खुसनी कहा जाता है। तंग वस्त्र का मतलब क्या होता है, तंग वस्त्र का मतलब क्या होता है साथियों, तंग वस्त्र का मतलब होता है कि भाई थोड़ी कमी है, वस्त्र में थोड़ी कमी है, वस्त्र छोटा है साथियों। तो ऐसे वस्त्र को तंग वस्त्र कहते हैं। और इनमें महिलाओं के द्वारा एक कमर पर वस्त्र पहना जाता है, तंग वस्त्र, जिसको खुसनी के नाम से जाना जाता है। इसको पहनकर ये क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। क्या हो जाती है, कंजर जाति की महिलाएं एक वस्त्र कमर पर पहनकर खुश हो जाती है और उस वस्त्र का नाम क्या है, खुसनी। याद रखने के लिए बता रहा हूं, उस वस्त्र का नाम क्या है, खुसनी है साथियों। खुश हो जाती है तो खुसनी, याद रखिएगा। इनमें व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति को गाड़ने का मतलब दफनाने का रिवाज है साथियों। जलाते नहीं है बल्कि मृत व्यक्ति को ये क्या करते हैं, शराब की बूंदे उसके मुंह में डाल करके दफना देते हैं साथियों। किस जाति के लोग, कंजर जनजाति के लोग। देखो इनमें एक शब्द आता है पाती मांगना। तो पाती मांगना क्या होता है, चोरी करने जाने से पहले ये भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। कंजर जाति के लोग चोरी या फिर कोई अपराध करने के लिए जब जाते हैं तो ये भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि हे भगवान, मुझे चोरी करने में सफल बनाना, कोई विपदा मत मेरे ऊपर आने देना, या फिर मैं कोई अपराध करूं तो आप उसमें उस अपराध को सफल बनाने में मेरी सहायता करना, ऐसा आशीर्वाद ये लेते हैं। इसी को कंजर जाति में क्या कहा जाता है, पाती मांगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाती मांगना कहा जाता है साथियों। इनकी जो कुल देवी है वो चौथ माता सवाई माधोपुर में पड़ती है। देखो चौथ माता का नाम सभी ने सुन रखा होगा। तो चौथ माता कंजर जाति की कुल देवी है। कहाँ पर स्थित है इनका मंदिर, सवाई माधोपुर में। इनकी जो आराध्य देवी है वो जोगणिया माता है और इनके जो आराध्य देव है वो हनुमान जी है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बना, कंफ्यूज कहाँ होंगे, कुल देवी और आराध्य देवी में। आराध्य देवी तो जोगणिया माता और कुल देवी चौथ माता, दोनों अलग अलग है। कुल देवी पूछे तो चौथ माता करना और आराध्य देवी पूछे तो जोगणिया माता करना साथियों। आराध्य देव कौन है, बजरंगबली, हनुमान जी इनके आराध्य देव है साथियों। तो ये हमने 5 जनजातियां पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ी है वापिस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने भील जनजाति पढ़ी, फिर मीणा जनजाति पढ़ी, फिर गरासिया जनजाति पढ़ी, फिर सहरिया जनजाति पढ़ी और अब हमने कंजर जनजाति को भी पढ़ लिया है साथियों। ठीक है, क्लियर है सभी के एक एक पॉइंट। चलिए आगे बढ़ेंगे छठी जनजाति की तरफ। तो छठे नंबर पे जो जनजाति आती है वो है आपके डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति साथियों, डामोर जनजाति। डामोर जनजाति के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि डामोर जनजाति राजस्थान में किस जिले में मिलेगी। तो आपको जो डूंगरपुर जिला है, राजस्थान का दक्षिणी जिला है साथियों, इस जिले में आपको कौन सी जनजाति मिल जाएगी, डामोर जनजाति। जैसे सहरिया कहाँ पाए जाते हैं, 12 जिले में। गरासिया कहाँ पाए जाते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ सिरोही जिले में। उसी प्रकार डामोर जनजाति भी कहाँ पाई जाएगी, आपके डूंगरपुर जिले में। डामोर से डूंगरपुर याद जल्दी हो जाएगा ये तो, डामोर डूंगरपुर दोनों की शुरुआत डे से हो रही है साथियों।
मूल रूप से ये गुजरात की जनजाति है। डामोर जनजाति मूल रूप से कहाँ की है? गुजरात की है, राजस्थान की नहीं है भाई। राजस्थान में आपको कहाँ मिलेगी? डूंगरपुर में। लेकिन मूल रूप से इनका जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है साथियों। डूंगरपुर में भी देखो जो सीमलवाड़ा पंचायत समिति है, कौन सी पंचायत समिति? तहसील भी नहीं, पंचायत समिति साथियों। सीमलवाड़ा पंचायत समिति में डूंगरपुर में सर्वाधिक आपको डामोर जनजाति के लोग देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका मन हो कि भाई यार डामोर जनजाति के लोगों से मिलने जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी कहाँ जाना पड़ेगा? सीमलवाड़ा पंचायत में साथियों। कहाँ पर? सीमलवाड़ा पंचायत में आपको डामोर जनजाति के लोगों से मिलने जाना पड़ेगा, जो डूंगरपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़े तो डामोर जनजाति के जो पुरुष हैं ये भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। भाई यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों है? क्योंकि महिलाओं की तरह गहने तो कौन पहनता है? कौन पहनता है? डामोर जनजाति के लोग पहनते हैं साथियों। पुरुष भी यहाँ पर महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। किस जनजाति के? डामोर जनजाति के। डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी कहते हैं। मुखिया को मुखी। भाई क्या किया इन्होंने? थोड़ा सा ये जो या शब्द है इस शब्द को हटा दिया, मुखिया को मुखी कह दिया इन्होंने कि भाई ये हमारा मुखिया है, मतलब ये हमारे मुखी जी हैं। मुखी जी मतलब ये हमारे मुखिया है साथियों। इनकी जो गांव की छोटी इकाई है इसको फला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डामोर जनजाति की गांव की छोटी इकाई को फला कहते हैं। इनका जो मेला है साथियों ये 11 श्रेयवाड़ी मेला लगता है, जो डूंगरपुर में लगेगा। भाई डूंगरपुर में मिलेगी, सीमलवाड़ा में पंचायत समिति में मिलेगी, तो मेला भी तो वहीं भराएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये छठी जनजाति डामोर जनजाति इतनी ही थी। इसमें मूल रूप से याद रखना है कि गुजरात की है। डामोर जनजाति कहाँ मिलेगी? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कहाँ? सीमलवाड़ा पंचायत समिति में। विशेष बात क्या है कि पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। इनके मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। गांव की छोटी इकाई को फला कहते हैं। मेला है इनका 11 श्रेयवाड़ी मेला, जो डूंगरपुर में ही बढ़ता है साथियों। तो चलिए 7वीं जनजाति के बारे में देख लेते हैं। देखो आपके जो 7वीं जनजाति है वो है कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति साथियों? कथोड़ी जनजाति। देखो ये जो कथोड़ी जनजाति है इसको स्थानीय भाषा में कथोड़िया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथोड़िया भी इनको कहा जाता है साथियों। सर्वाधिक उदयपुर जिले में आपको ये देखने को मिलेगी। उदयपुर वही झीलों की नगरी जिसको हम कहते हैं साथियों। उदयपुर में भी निश्चित स्थान है, झाड़ोल, कोटड़ा और सराड़ा। इन तीनों स्थानों में आपको कथोड़ी जनजाति देखने को मिल जाएगी। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। देखो अभी हमने जो 6ठे नंबर पे जनजाति पढ़ी थी साथियों डामोर जनजाति, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मूल रूप से ये गुजरात की है। 7वें नंबर पे जो जनजाति पढ़ रहे हैं कथोड़ी जनजाति, ये मूल रूप से कहाँ की है? महाराष्ट्र की है साथियों। कहाँ है राजस्थान में सर्वाधिक? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ? झाड़ोल, कोटड़ा और सराड़ा नामक स्थान पर आपको कथोड़ी जनजाति देखने को मिल जाएगी साथियों। कथोड़ी जनजाति के जो लोग होते हैं ये खेर के वृक्ष से कत्था बनाते का कार्य करते हैं। जब हमने राजस्थान की वन संपदा पढ़ी थी, राजस्थान की वन संपदा वाला जो टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि खेर वृक्ष के बारे में आपको बताया था कि इसका प्रयोग कत्थे के निर्माण में किया जाता है। और ये जो कत्थे निर्माण का कार्य है ये कथोड़ी जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है साथियों। जो पान में लगाते हैं ना, इस कत्थे का प्रयोग किसमें करते हैं? पान में कत्था लगाया जाता है। तो साथियों वो इसी वृक्ष से बनता है, खेर वृक्ष से। और कौन बनाता है उस कत्थे को? कथोड़ी जनजाति के लोग बनाते हैं। आगे बात करें तो कथोड़ी जनजाति की जो स्त्रियां होती है इनके द्वारा मराठी स्टाइल में एक साड़ी पहनी जाती है साथियों, जिसको फड़का कहते हैं। तो मतलब मराठी स्टाइल में, जैसे मराठी में जो साड़ी पहनते हैं उसी स्टाइल में कथोड़ी जनजाति की स्त्रियों के द्वारा साड़ी पहनी जाती है। इसको फड़का कहते हैं। क्या पहनी? भाई मराठी स्टाइल में इन्होंने जो साड़ी पहनी उसको फड़का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फड़का कहा जाएगा। तो फड़का क्या है? फड़का भाई आपके कथोड़ी जनजाति की जो स्त्रियां हैं उसमें मराठी स्टाइल में ये जब साड़ी ओढ़ती है तो उसी को फड़का कहते हैं।
कथोड़ी जनजाति के जो मुखिया होते हैं इनको नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। जबकि जो डामोर जनजाति के जो मुखिया होते हैं उसमें हमने क्या देखा, इनके मुखिया को मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखी। और कथोड़ी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? नायक कहा जाता है। नायक नहीं, वही बात है ना, खलनायक मूवी देख रखी है ना संजय दत्त वाली, तो भाई कथोड़ी जो जनजाति है इसमें भी नायक होता है। और वो नायक कौन होता है? जो इनका मुखिया होता है वो ही नायक कहलाता है साथियों। हीरो, नायक मतलब हीरो। ये जनजाति दूध का प्रयोग वर्जित मानती है, दूध का प्रयोग नहीं करती है कथोड़ी जनजाति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है साथियों इसका। जैसे डामोर जनजाति के जो लोग हैं वो महिलाओं के समान गहने पहनते हैं ना, तो वो भी उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इनके जो नृत्य प्रसिद्ध है वो है मावलिया व होली नृत्य। तो होली व मावलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? आपके जो साथियों कथोड़ी जनजाति है इसके द्वारा ही मावलिया व होली का नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? कथोड़ी जनजाति के द्वारा। तो भाई ये देखो 7 जनजातियां हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए 8वीं जनजाति को हम देख लेते हैं। 8वीं जो जनजाति है वो है आपके सासी जनजाति। साथियों नाम क्या है? सासी जनजाति। तो उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से हुई है, इसी वजह से इसको सासी जनजाति कहा जाता है। कहाँ मिलेगी सर्वाधिक आपको सासी जनजाति? भरतपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? भरतपुर में सासी जनजाति सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। भरतपुर ये इधर आपके स्थित है साथियों। सासी जो जनजाति है इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक तो बीजा सासी और एक माला सासी। तो भाई बीज से माला बना ली, याद रखिएगा, बीज से क्या बना ली? माला बना ली। तो बीज और बीजा और माला दोनों ही किसके प्रकार है? सासी जनजाति के उप भेद है साथियों। ये सासी जनजाति में जब लड़कियों की शादी होती है तो उनकी पवित्रता की परीक्षा ली जाती है, जिसे कुकड़ी रस्म कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कुकड़ी रस्म। साथियों कुकड़ी रस्म क्या होती है? किसी भी लड़की की शादी हो रही है सासी जनजाति में, ये पवित्र है या नहीं है इसके लिए एक एग्जाम करवाया जाता है, मतलब एक परीक्षा ली जाती है। यूँ लिख के परीक्षा नहीं लेते हैं साथियों, उनका एक नियम होता है। अगर वो उस नियम पर बिल्कुल खरी उतरती है वो लड़की, तो मतलब ये माना जाता है कि वो एक पवित्र लड़की है। और साथियों ऐसी रस्म को कुकड़ी रस्म कहते हैं। क्या कहा जाता है? कुकड़ी रस्म कहा जाता है। नोट करके लिख रखा है मैंने। आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला जो भोज है इसको लोकाई या कांदिया कहा जाता है। और एक और नोट लिख रखा है, आदिवासियों में जो विधवा स्त्रियां पुनर्विवाह करती है इसको नतारा प्रथा कहते हैं साथियों। सीधे से प्रश्न यहाँ एग्जाम में बन जाएंगे यहाँ से आपके कि नतारा प्रथा क्या होती है। तो आदिवासियों में विधवा स्त्रियां, किसी का पति मर जाता है, विधवा हो जाती है और उसका जो फिर से विवाह करते हैं उसी को नतारा प्रथा आदिवासियों में कहते हैं। साथियों राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति वाला क्षेत्र दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी है। जब वीडियो शुरू किया था तो मैंने आपको ये चीज बता दी थी। जनजातियों की संख्या में अधिकता वाला जो जिला है साथियों, कि सर्वाधिक जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनजाति किस जिले में है? उदयपुर में और बांसवाड़ा जिले में है, दोनों ही दक्षिण में स्थित है। और जनजाति की संख्या में न्यूनता वाला जो जिला है वो बीकानेर और नागौर जिले। कौन कौन से? बीकानेर और नागौर जिले में सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से आपको जनजातियां देखने को मिलेगी। और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ देखने को मिलेगी? उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में। आगे हम बात करें तो जनजाति की प्रतिशतता में अधिकता वाला जिला बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, जबकि जनजाति की प्रतिशतता में न्यूनता वाला जिला नागौर और बीकानेर है। देखो हमने ऊपर देखा था जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर और बांसवाड़ा में, और जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जो जनजातियां हैं वो बीकानेर और नागौर में। जबकि प्रतिशतता की बात करें तो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में और फिर डूंगरपुर में, और सबसे कम नागौर में और बीकानेर में है। तो ये आपके खल्लास होता है कौन सा टॉपिक? राजस्थान में जनजातियां और उनका क्षेत्र। ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया एक ही वीडियो में साथियों। देखो कितनी स्पीड से चल रहा हूँ मैं, एक एक दिन में पूरा एक टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। कोचिंग्स पे पढ़ोगे तो 2 से 3 दिन में आपको पढ़ाया जाएगा साथियों, और इतना मैटर फिर भी आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल निःशुल्क चीज़ें हैं, आप फिर भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो तो दिल दुखता है यार। वीडियो को लाइक शेयर किया करो और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बस यही हमारी फीस है।
वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये हमारी फीस है साथियों। कम से कम इतना तो कर दिया करो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।